गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक माय क्लास। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुलाम्स लॉ के बारे में। कुलाम्स लॉ क्या है? जब इस फिजिक्स की फील्ड में बेंजामिन फ्रैंकलिन थे तो उन्होंने बोला था जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिसिटी और जो बाद में इलेक्ट्रिसिटी होती है, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। उसी समय उन्होंने एक टॉपिक और बताया था। उन्होंने बोला था जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं और जो फोर्स लगाते हैं उस स्टडी को एपनस नाम के साइंटिस्ट ने आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया ये जो चार्ज बॉडीज जो होती हैं अगर उनकी बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया जाए तो उनपे लगने वाला फोर्स जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इस पे स्टडी, एपनस की स्टडी को भी दो साइंटिस्ट ने और किया जिनका नाम था हेनरी एंड जोसेफ। इन्होंने इस स्टडी को किया बट कभी भी पब्लिश नहीं किया। उसके बाद में ईयर 1776 में चार्ल्स ऑगस्टिन कुलाम ये नाम के फ्रांस के साइंटिस्ट थे। कहा कहते फ्रांस के साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपने वो उस समय फ्रांस के साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे, वो आर्मी में इंजीनियर थे। उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर फिजिक्स की स्टडी में आए और उन्होंने फिजिक्स की फील्ड में आकर एक स्टडी की और उन्होंने सबसे पहले जो इन्वेंशन किया वो इन्वेंशन था ईयर 76 में, वो था टॉर्सन बैलेंस का। ये टॉर्सन बैलेंस क्या होता है? टॉर्सन बैलेंस जो होता है वो मेजर करता है फोर्स को। ये एक डिवाइस है जो फोर्स को मेजर करती है। इस टॉर्सन बैलेंस के बाद में ईयर 1785 में एक लॉ और बनाया और वो था इनवर्सली स्क्वायर लॉ। इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। जो इनवर्स स्क्वायर होता है इसी को कुलाम्स लॉ कहा गया। तो कुलाम्स लॉ की डिस्कस करते हैं। कुलाम्स लॉ है क्या आखिरकार? जब एपनस नाम के साइंटिस्ट ने यह बताया कि दो चार्ज बॉडीज को अगर उनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है, उनपे बीच में लगने वाला फोर्स डिक्रीज हो जाता है। तो इसी चीज को, स्टडी को आगे बढ़ाया कुलाम्स नाम के साइंटिस्ट ने। उन्होंने बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, ठीक है, बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। इसका मीनिंग यहां पर है जो फोर्स है वो जो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर बिटवीन देम। और जो बीच की डिस्टेंस होती है इन दोनों की वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये बताया। तो इस हम डायग्राम को पूरा करते हैं और इसे आप नोट कर लीजिए, फिर डेरिवेशन कराते हैं। इसका डेरिवेशन ड्राइव कैसे करेंगे, देन इसका इस जो फॉर्मूले को उसे ड्राइव करते हैं। तो बोलोगे इफ टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 are separated by distance R, then F प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका हम एक डायग्राम बनाते हैं, इसे आप ड्रॉ कर लेना। Q1 Q2 और उनकी बीच की डिस्टेंस क्या हो गई R। इसे बैलेंस करने के लिए F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K is a electrostatic constant। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये जो K है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। तो K इज डिपेंड ऑन मीडियम।
ये एक मीडियम पे डिपेंड करेगा फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। तो इस के की जगह पर रखा गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? सो एप्सिलॉन नॉट इज द characteristics of permittivity में आपको बता दो परमिटिविटी है क्या चीज। तो परमिटिविटी जो दो चार्जेस होते हैं Q1 एंड Q2, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है उस पर अफेक्ट डालता है, उसे परमिटिविटी कहते हैं। आप स्क्रीन पे उसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं। ओके, सो उसके बाद में इस वैल्यू को पुट किया गया इक्वेशन फर्स्ट में, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपका एक फॉर्मूला ये हो गया फॉर फ्री स्पेस के लिए, जो कूलम्ब फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, वो होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट इसके अकॉर्डिंग रखेंगे हम। इस वैल्यू को आप यहां पर ले जाओ, F को अपॉन में ले आओ। ओके, तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा? इसका यूनिट बन जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो गया। एंड इसकी जो वैल्यू होती है K, जो कांस्टेंट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसकी वैल्यू को बोलते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9। इसका भी यूनिट बना सकते हो आप। इसका यूनिट क्या बनेगा? इससे अच्छी ऐसे रहने दो, R स्क्वायर को आप इधर मल्टीप्लाई में जाओ, तो F फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, एंड R स्क्वायर का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। अपॉन में क्या आ जाएगा? Q1 एंड Q2। Q क्या है? कूलम्ब, तो कूलम्ब का चार्जेस, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम्ब, तो कूलम्ब स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो गया। आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करते हैं ये जो फ्री स्पेस के कूलम्ब फोर्स था उसका फॉर्मूला तो ये आ गया। अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम रख दिया जाए, कोई मीडियम लाइक ग्लास, वाटर, एयर, कुछ भी मीडियम, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? जाहिर सी बात है उसके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। अगर बीच में कोई मीडियम रख दिया जाता है तो उनका फोर्स कम हो जाएगा। अब उसके बाद में हम इसे डिस्कस करते हैं जब इसके बीच में कोई मीडियम रख दिया जाता है। इसे आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। F is force in the medium. Force in the medium, then Fm medium force, ठीक है, is equal to 1/4 pi epsilon naught dot Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये नॉट यूज क्यों किया था? क्योंकि ये फ्री स्पेस के लिए था, यहां पर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन यहां पर हमने क्या लिया? मीडियम, तो यहां पर क्या आ जाएगा? परमिटिविटी मीडियम आ जाएगी। ओके, देन एक रिलेशन निकालेंगे हम लोग F और Fm में। तो F, इसे मान लीजिए सेकंड इक्वेशन, F अपॉन Fm, इसे एक नई वैल्यू K माना। क्या माना? K। अगर यहां के मानते हैं तो यहां पर आप चेंज कर दो कांस्टेंट को। इस कांस्टेंट को चेंज करके आप लिख लीजिए C, वेयर C, जहां पर K आपने माना है वहां पर C लिख लो। अगर यहां पर एक नई वैल्यू K मानते हो तो C इज डिपेंड ऑन मीडियम फॉर फ्री स्पेस एंड C इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सेम वैल्यू ऐसी रहेगी, ये आ जाएगा
ठीक है, ठीक है, बाकी आपका एक्यूरेट है। यहाँ पे नहीं हमने मानी के, तब एफ को डिवाइड करेंगे एफएम से, एफ को डिवाइड करेंगे एफएम से, तो वैल्यू क्या निकल कर आएगी, इसे डिवाइड करके देखो आप, तो डिवाइड करके वैल्यू निकल कर आएगी, इसे हम 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड करेंगे 1/4 एप्सिलॉन मीडियम इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी और ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये इसके अपॉन में आ जाएगा। Then K is equals to F upon heading force is equal to M upon epsilon naught। इसे एक न्यू वैल्यू मानकर चलते हैं epsilon R। ये R क्या है, ये R है आपका is a relative permittivity और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसे। ओके, सो इसमें रिलेशन निकाल लिया इन दो इक्वेशंस में। इसमें रिलेशन निकल कर आएगा एप्सिलॉन m इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, सब मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन जो आपके न्यूमेरिकल्स में यूज किया जाएगा। ओके, इस वैल्यू को आप पुट करो इक्वेशन सेकंड में। Put the value in equation second। तो Fm इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर एप्सिलॉन r फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू 1 होगी फॉर फ्री स्पेस। ठीक है, इसके बाद में हम इसकी वैल्यू को, हमने इसका एक रिलेशन निकाला था, वो रिलेशन क्या था, उस रिलेशन को देखिए, ये इस वैल्यू के इक्वल था। ठीक है, और ये रिलेशन देखिए आप F अपॉन Fm इक्वल टू K। इस रिलेशन को आप लिखो अगर, तो K इक्वल टू F अपॉन Fm, Fm है। अब इसे देखो, ये जो है इसमें अगर Fm की वैल्यू डिक्रीज की जाती है, अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज की जाती है तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। इस पे एक रिलेशन और है, आप रिलेशन को लिख सकते हो एप्सिलॉन r इक्वल्स टू F अपॉन Fm। इस रिलेशन को देखो आप, इस रिलेशन को आप देखते हो एप्सिलॉन r इज इक्वल टू F ऑन Fm। अगर मीडियम में जो, अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, उनके बीच में और कोई मीडियम रख दिया जाता है, उसकी जितनी वैल्यू कम होगी उसकी तो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी। अगर इफ, इसके आगे लिखो, ऊपर लिखवा देता हूं, इफ Fm will be decreased then r is greater than या equal to 1, and after that आपको जो फॉर्मूला बनेगा किसका, Fm का, वो बन जाएगा आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। इन दोनों क्या बोलते हैं हम लोग, ये किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन r, ये होता है k के इक्वल, तो ये आ जाएगा k। ठीक है, इंटू Q1
Q2/R²। ये आपका फॉर्मूला पूरा ड्राइव हो गया। जब दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में अगर कोई मीडियम आ जाता है तब हम फॉर्मूला लिखेंगे 1/4πε0.k, k इट्स अ कांस्टेंट मीडियम के लिए, Q1 Q2/R²। सपोज वन मीडियम बीच में वाटर आ जाता है, ठीक है, दो पॉइंट चार्ज है और उसके बीच में हम क्या देते हैं, वाटर। अगर वाटर लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 80। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे, तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम लोग 80। बाकी इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 9 × 10⁹। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। इफ अगर बीच में कोई वैक्यूम है तो उसकी वैल्यू 1 ही रखी जाएगी, तो यहाँ पर के की वैल्यू कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ये आपका ड्राइव हो गया। और इसके बाद में अभी जाना मत, क्योंकि मैं इंपोर्टेंट कुछ यूनिट ऑफ चार्जेस, ठीक है, उसके यूनिट बताने वाला हूं चार्जेस की, जो काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से, चाहे आप जेईई मेंस का दो या नीट का दो या आप एकेडमिक अपने 12th क्लास के एग्जाम दो। ओके, सो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको यूनिट लिखवाता हूं। तो ये आपके कुछ इंपोर्टेंट यूनिट्स हैं, ठीक है, इसे आप नोट करेंगे। इन एसआई सिस्टम में जो चार्ज का यूनिट जो होता है उसे क्या बोलते हैं, कूलम। तो 1 कूलम इक्वल्स टू होता है एम्पियर सेकेंड। एक फॉर्मूला था Q इक्वल्स टू IT, ये उसी से बना है, ठीक। ओके, इन सीजीएस सिस्टम में स्टेट कूलम होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज क्या है, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फ्रैंकलिन, जिसे FR से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्जेस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या है, F कूलम। 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁹ ESU, या स्टेट कूलम। 1 कूलम इक्वल्स टू 1/10 EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन, या 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 1/10 F कूलम। इसके बाद कुछ यूनिट्स हैं वो आप नोट करो। उसके बाद ही कुछ वैल्यूज है उससे आप नोट कर लो। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फैराडे और कूलम होती है। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम होता है। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम होता है। 1 नैनो कूलम 10⁻⁹ कूलम होता है। ओके, इसे आप नोट कर लो। सो आज का टॉपिक हम यही फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच। एंड इस चैनल को प्लीज, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।